नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं आपके लिए विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन पहला उत्सर्जन, दूसरा श्वसन, तीसरा पोषण, चौथा परिवहन। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि वृक्क हमारा प्रमुख उत्सर्जन अंग है। वृक्क जो है जो एक प्रमुख हमारा उत्सर्जी अंग है, अतः इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। तो वृक्क जो है हमारा है वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन 1 जड़, दूसरा तना और तीसरा है तना और चौथा टहनी। तो पौधों में जंतुओं की भांति कोई भी श्वसन अंग नहीं होता है। पौधों में जंतुओं की भांति कोई भी श्वसन अंग नहीं होता है। पौधों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंध्र, जिन्हें अंग्रेजी में हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो आपको जैसा कि बताया भी गया है कि श्वसन दो प्रकार से होता है, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तथा जो अवायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में जो मुख्य उत्पाद होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है, और जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें जो मुख्य उत्पाद होता है वो एथिल अल्कोहल होता है तथा कम मात्रा में ऊर्जा होती है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि एथाइल अल्कोहल जो होता है, जिसका सूत्र C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल का, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में। अगला प्रश्न रिपीट हो गया है, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, रिपीट हो गया प्रश्न। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए आग्नेयाशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी ग्रास नली में। तो जैसा कि जो मुख से लेकर के गुदाद्वार तक के भाग होते हैं वो सभी पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। मुंह में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम भोजन का पाचन प्रारंभ कर देता है, अर्थात भोजन के जो पाचन के प्रारंभ होने की क्रिया है वो मुख से होती है, लेकिन वास्तव में भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। यहीं पे भोजन का अवशोषण किया जाता है और संपूर्ण पाचन यहीं पर होता है। अवशोषण के बाद में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसको बड़ी आंत में भेज दिए जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो इसका भी आंसर छोटी आंत ही हो जाएगा। छोटी आंत में जो है पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 90-60, ऑप्शन बी 200 से 130, ऑप्शन सी 120-80,
और ऑप्शन डी 140 160। तो जो मनुष्य में जो रक्तचाप होता है, एक संकुचन होता है, एक प्रकुंचन होता है। अर्थात हृदय जो होता है एक स्थिति में सामान्य अवस्था में रहता है। जब हृदय सामान्य अवस्था में रहता है तो उसका दाब 80 mmHg होता है, और जब हृदय से रक्त अंगों तक जाता है तो झटके में दबाव के साथ जाता है, इसलिए रक्तदाब बढ़ जाता है। अर्थात तब इसका जो रक्तदाब हो जाता है, हृदय के द्वारा प्रेशर होने के कारण जो दाब हो जाता है वो 120 हो जाता है। इसीलिए जो मनुष्य का रक्तचाप होता है या रक्तदाब होता है वो 120/80 होता है। जो निम्न 80 होता है और जो अधिकतम होता है वो 120 mmHg होता है। और आपको ये भी साथ में याद कर लेना है कि जो मनुष्य का रक्तदाब होता है वो इस स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। नंबर 1 कर्णमूल, एक कर्णमूल होती है, और दूसरा एक जोड़ी कर्णमूल होती हैं, दूसरी अधोजिह्वा और तीसरी अधोहनु। तो कर्णमूल, अधोजिह्वा और अधोहनु ये दो पाई जाती हैं, अर्थात एक एक जोड़ी होती हैं। तो एक एक जोड़ी तीनों मिलाकर के होता है 3 जोड़ी। अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक आंतरिक कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? विलाई, तो जब हम लोग पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें छोटी आंत में उंगली के नुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन के अवशोषण की दर को 200 गुना से अधिक बढ़ा देती हैं। तो जो विलाई है वो छोटी आंत का भाग है, अर्थात इनका मुख्य कार्य है अवशोषण की दर को बढ़ा देना। तो हमारे जो छोटी आंत होती है उसमें 3000 से अधिक विलाई पाई जाती हैं। प्रत्येक आंत की कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3000 विलाई। और आज का अंतिम सवाल रहा कि अवायवीय श्वसन में खाली जगह है कितने एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है। तो आपको इसमें बताना है कि अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं और वायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं। तो अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें भोजन का अपूर्ण दहन होता है, इसलिए इसमें कम मात्रा में एटीपी बनते हैं। अर्थात केवल अवायवीय श्वसन में केवल 2 एटीपी बनते हैं। इसमें यहाँ पे 2 भर देंगे, केवल 2 एटीपी का निर्माण होता है। जबकि वायवीय श्वसन होता है इसमें भोजन का पूर्ण दहन हो जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें आपके 38 एटीपी का निर्माण हो जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में 38 एटीपी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।